देर पहले आमिर को जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जैसे ही पटियाला हाउस कोर्ट में आमिर को पेश किया गया, पूरे जो गेट्स है पटियाला हाउस कोर्ट के वो सारे बंद कर दिए गए। अंदर जो है वो रेप्यूटेशन फोर्स, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस, वो तमाम जो अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है। और अब कोर्ट में पेश किया गया है। एनआईए की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा दिन का रिमांड, क्योंकि ये यूएपीए का मामला है और इसके अंदर 1 महीने तक का रिमांड जो है वो जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को मिल सकता है। और ये आप देख सकते हैं सामने जो ये बस खड़ी है इसके अंदर ही आमिर को लेकर आया गया था और उसका जो चेहरा है, मुंह है, वो पूरे तरीके से ढका हुआ है और उसके बाद उसे यहां से कोर्ट के अंदर पेश किया गया है। तो आमिर वो एनआईए की पहली गिरफ्तारी, जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, लाल किले के बाहर जो गाड़ी के अंदर i20 ब्लास्ट हुआ, वो i20 कार जो कि आमिर के नाम पर थी। और अब आमिर को गिरफ्तार करके जो एनआईए की टीम है वो पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। आमिर एक वो कड़ी की कैसे गाड़ी खरीदी, कैसे वो उमर के संपर्क में आया, कैसे ये पूरा जो टेरर मॉड्यूल है वो काम कर रहा था, कितने और डॉक्टर्स जो हैं वो इसके अंदर पूरे जो कॉन्स्पिरेसी है वो इन्वॉल्व है। तो एक बड़ी गिरफ्तारी आमिर की हुई है जो कि एनआईए ने अपने केस के अंदर यानी कि यूएपीए के अंदर पहली गिरफ्तारी की है। और अब जब आमिर को रिमांड पे लिया जाएगा, उससे और तहकीकात की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। अच्छा अतुल, लेकिन खुलासे इस पूरे जब ये धमाका हुआ था 10 तारीख को, उसके बाद ही आमिर का नाम सामने आ चुका था, तस्वीर आ चुकी थी। आखिरकार किस तरह से पुलिस इस तक पहुंची, आमिर तक? देखिए, आमिर जो है सबसे पहले जो फोटो आया था वो भी आमिर का सामने आया था, जिसके अंदर वो गाड़ी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है। और आमिर के नाम से ही गाड़ी थी जो कि i20 कार, बाद में उमर जिसको ड्राइव कर रहा था, जो कि फरीदाबाद से लेकर आता है, दिल्ली के अंदर एंट्री करता है, लाल किले पर रुकता है, 3 घंटे पार्किंग के अंदर उमर रुकता है और उसके बाद वो गाड़ी लेकर जो है वो लाल किले के पास पहुंचता है, वहां पर गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। तो उमर, जिसको सुसाइड बॉम्ब कहा जा रहा है कि किस तरीके से वो गाड़ी में ब्लास्ट करता है, i20 कार जो कि आमिर ने खरीदी थी, उमर को दी थी। तो आमिर के पास बहुत सारे राज है, कैसे ये पूरा जो ब्लास्ट है वो वहां पर हुआ, क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या ये ब्लास्ट बाद में होना था, पहले किया गया, क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं, जेएंडके पुलिस है, आईबी है, वो लगातार इस पूरे मॉड्यूल के पीछे लगी हुई थी और कई डॉक्टर्स जो है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन उमर जो है वो लगातार बच रहा था, उसको जो जांच एजेंसियां है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी थी और वो अपने जो उसको एक मिशन मिला था, जिस तरीके से वो लाल किले पहुंचता है, वहां पर ब्लास्ट करता है और उसके बाद अब आमिर की गिरफ्तारी, जैसा कि आमिर के परिवार वाले बता रहे थे कि पहले भी एनआईए ने उससे पूछताछ की थी, उसको छोड़ दिया था। लेकिन जो एनआईए के टॉप सोर्सेज है उनका यह कहना है कि आमिर वो शख्स है जिसके नाम पे गाड़ी खरीदी गई, उसको पूरा टेरर लिंक के बारे में जानकारी है, उमर को उसने गाड़ी जो है वो बेची। और जाहिर सी बात है कि आमिर की गिरफ्तारी एक बहुत अहम कड़ी है। अब इस कड़ी के जरिए और बहुत सारी कड़ियां जोड़ी जाएंगी और ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार आमिर ने किस तरह से डॉक्टर उमर की मदद की थी और उनके साथ और कौन कौन से लोग थे, क्योंकि वही गाड़ी जो आमिर ने खरीदी थी उसका इस्तेमाल हुआ था दिल्ली धमाके में, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई है, अभी भी कई लोग घायल हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब के फिरोजपुर से, जहां बदमाशों ने आरएसएस नेता बलदेव राज के बेटे नवीन अरोड़ा की हत्या कर दी है। मर्डर के 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। शनिवार को नवीन जब अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, इसी दौरान 2 बदमाशों ने उस पर अटैक कर दिया। हमलावरों ने नवीन के सिर में गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। बीच बाजार हुए मर्डर से लोगों में गुस्सा है। परिजन जल्द से जल्द इस मामले में एक्शन की मांग कर रहे हैं। मैं पापा जरा जाना बच्चों लेके, मैं क्या जाओ बेटा, बैठे ने, कोई नहीं, असी गल्लां बातां करदे पे, कोई गल नहीं। और 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਦੌੜੇ ਆਏ ਨੇ ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਸਦੀ। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर है। नवीन की हत्या के मामले में एक पोस्ट भी सामने आया है, वो भी आपको बता देते हैं। इस पोस्ट में खालिस्तान समर्थक संगठन शेरे पंजाब ब्रिगेड ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और पोस्ट में दावा किया गया है कि आरएसएस के नेता के बेटे को हमने सुधार दिया है। अच्छा, कुछ तस्वीरें अब आपके सामने रख देते हैं। बिहार से तस्वीरें आ रही हैं। नीतीश कुमार गवर्नर के पास पहुंचे हैं, जाहिर है अपना इस्तीफा सौंपेंगे राज्यपाल को। अब नई सरकार बनाने के लिए सारी जो तैयारियां हैं वो अब शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों में से पहली तैयारी का चरण ही अमित ये है कि क्योंकि आप सीएम रहे, आपको पहले इस्तीफा देना होगा और फिर से सीएम पद की शपथ लेनी होगी।
विधायक दल के नेता जब आप चुने जाएंगे, एनडीए दल के नेता जब आप चुने जाएंगे, तो फिर वो समर्थन का पत्र भी आपको राज्यपाल को सौंपना होगा। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर, जब गवर्नर से मिलने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और तो ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार इस वक्त गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ मुलाकात करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद इस्तीफा देंगे। उसके बाद फिर एक और जो दौर आएगा वो होगा जहां पर समर्थन के साथ लेटर दिया जाएगा सभी विधायकों के। जब वो विधायक दल के नेता चुन लिए जाएंगे तो एक बार फिर से उन्हें फिर न्योता दिया जाएगा सरकार बनाने के लिए। और नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे लगता है कि ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 20 नवंबर देखिए, तारीख भी बिल्कुल तय है, जगह तय है। गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये स्थान भी ऐतिहासिक है, ये जीत भी ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार का लगातार निरंतर मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, ये भी ऐतिहासिक है। और मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, इससे भी जुड़ी जो खबरें हैं इंडिया टीवी लगातार आप तक पहुंचा रहा है। सीएम तय है, नीतीश कुमार होंगे। डिप्टी सीएम के तौर पर भी सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा ही दोहराए जाएंगे, या फिर बीजेपी के एक डिप्टी सीएम होंगे और एक किसी महिला नेतृत्व का भी चेहरा हम सामने देखेंगे। ऐसी भी कुछ संभावनाएं जरूर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये महिलाओं के द्वारा दिलाई गई जीत है जो नीतीश की जीत कही जा रही है। तो हो सकता है कि एक महिला चेहरे को भी रखा जाए बतौर डिप्टी सीएम। लेकिन जो फॉर्मूला वो तो तैयार हो चुका है मीनाक्षी, क्योंकि बताया गया कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 16 मंत्री आ रहे हैं और उसी तरह से जेडीयू के खाते में 14 मंत्री पद आएंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के पास 3 मंत्री पद और जितन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के पास 1-1 मंत्री पद आने जा रहा है। तो एक तरह से खाका पूरा तैयार है, अब चेहरों को फिट करना है। अब चेहरे कौन से होंगे, क्योंकि आप बिहार में गई थी तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा जरूर हुआ होगा कि किस तरह से चीजें बदल सकती है या नए चेहरों को जगह मिल सकती है। मंथन तो देखिए हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई है। जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद थे और जो बिहार के बीजेपी प्रभारी रहे धर्मेंद्र प्रधान, वो भी मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें महत्वपूर्ण, हमारे सहयोगी नीतीश चंद्रा जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं और ये तस्वीर भी बड़ी ऐतिहासिक है। जितनी बार उन्होंने इस्तीफा सौंपा है उतनी बार जनता ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना दिया है। जी हाँ, एक बार फिर यही होने जा रहा है, सिर्फ औपचारिकताएं हैं। और यहाँ ठीक मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखा दें, ये राजभवन है और यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। कैबिनेट की बैठक हुई पहले और उस बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर मुहर लगाई गई और उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ पर इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं। अब इसके बाद फिर सरकार बनाने का दावा उनकी तरफ से किया जाएगा और फिर इसके बाद जो आगे की प्रक्रिया है, जिसमें कि अलग अलग दलों की, जो एनडीए के घटक दल हैं, उनके विधायक दल की बैठक होगी, उनका नेता चुना जाएगा। फिर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे और फिर उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये लगभग ये तय है, इसमें कोई बहुत बदलाव नहीं होने जा रहा है और ये लगभग तय है। और अब तमाम जो एनडीए के नेता हैं वो कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की एक बार फिर से शपथ लेंगे। देखिए, मुखिया का चेहरा तो नीतीश ही रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो पूरी की पूरी टीम तैयार होगी, क्या उनमें कुछ नए चेहरों को हम देख सकते हैं? अगर पुराने चेहरे होंगे तो कौन रह सकते हैं, अगर नए होंगे तो कौन आ सकते हैं? जैसा कि मीनाक्षी ने भी कहा कि क्योंकि महिलाओं की एक बड़ी भागीदारी रही है इस बहुमत को देने में, इस जनमत को देने में, तो क्या महिलाओं की ओर से भी किसी का चेहरा सामने रखा जाएगा? जी हाँ, ये संभावना है और इस बात की चर्चा हो रही है, चूंकि महिला वोटर की काफ़ी चर्चा हुई और ये साफ तौर पर दिखा भी मतदान केंद्रों पर जो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें थी या फिर आंकड़ों में वोट प्रतिशत जो सामने आया है, महिलाओं से जुड़े जो मुद्दे ने कमाल दिखाया है। तो इन सब बातों को देखकर ये कहा जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि महिलाओं को जो है बड़ी जगह भी मिले और एक बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। तो इस बात की चर्चा जरूर है कि डिप्टी सीएम में संभव है कि एक महिला हो, लेकिन अभी जाहिर है इस बारे में अंतिम रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।
और फिलहाल मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें जातीय समीकरणों का भी निश्चित रूप से ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि तमाम चुनाव में हमने देखा है कि किस तरह से बिहार में चुनाव में जातीय समीकरणों की कितनी भूमिका होती है। और इस बार चूंकि बहुत बड़ी संख्या भी है, इतनी बड़ी संख्या है कि उसमें से ऐसे नेताओं को चुनना जो काफी सीनियर भी रहे हैं और इसके बाद जातीय प्रतिनिधित्व भी हो जाए। नीतीश, पहली खबर तो यह है कि सरकार के गठन तक हम जानते ही हैं कि वही सीएम बने रहेंगे। इस्तीफा वो अपना सुपुर्द कर रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की तारीख भी है, तो एक मंथन तेजस्वी यादव भी अब करेंगे। इस हार के पीछे जिम्मेदारी किसकी है वो भी मंथन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।